नमस्कार। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मेरे साथ हैं डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा और आप देख रहे हैं एक और एपिसोड जिसका नाम है द रेड माइक पाठशाला। पाठशाला के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में, जिसमें उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया है। उनका यह कहना है कि यह आरोप वो इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग द्वारा मुहैया किए गए दस्तावेज के आधार पर लगा रहे हैं। इसमें उनका दावा है कि 1 लाख से ज्यादा त्रुटियां पाई गई हैं और ये त्रुटियां बहुत गंभीर हैं। कहीं कोई पता नहीं है, कहीं पति या पत्नी का नाम या बाप का नाम ABCDEFGH लिखा हुआ है, एड्रेस की जगह 0 लिखा हुआ है। कुछ केसेस में डबल एंट्री 4 टाइम्स एंट्री हो गई है और इलेक्शन के दिन इलेक्शन कमीशन के दस्तावेज के हिसाब से इन जितने अलग अलग सेम इंसान जो अलग अलग वोटर बन करके वोटर आईडी कार्ड बनाया है, उन्होंने वोट भी डाला है। और ये कर्नाटक विधानसभा की एक विधानसभा क्षेत्र की कहानी है, 1 लाख वोटर की। उनका यह आरोप है कि अगर ये दस्तावेज महज एक विधानसभा क्षेत्र का है तो पिछले 10 साल के दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में, ना कि पोथे में, डिजिटल फॉर्म में कांग्रेस पार्टी को दिए जाएं ताकि वो उसको और स्कैन करके देख सकें कि क्या कोई और त्रुटि तो नहीं हुई है। उनका आरोप है कि जानबूझ के इस जानकारी को छुपाया जा रहा है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ने ये जानकारी नहीं दी तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के साथ लिप्त है, मदद कर रहा है। ये पूरा मामला क्या है, देखिए, पहले तथ्य जान लेना जरूरी है, उसके बाद हम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर आएंगे। डॉक्टर बत्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी सुनी। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप दर्शकों के लिए सरलीकरण करके आसान शब्द में ये बताएं कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आरोप लगाए हैं, ये दस्तावेज कहां से मिले, किस क्षेत्र के बारे में बात हो रही है और उन्होंने क्या पाया। थैंक यू संकेत, ये क्विक पाठशाला है आज की। तो जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले ये समझते कि उन्होंने क्या कहा, फिर उस पर हमारी क्या राय है और उसके बाद आगे के क्या स्टेप्स होने चाहिए। एक डिस्कशन है ये। तो हम कोशिश करेंगे तथ्यों पे स्टिक करके कंक्लूजन्स निकाले जितने भी हम निकाल सकते हैं, ओवर एनालाइज को ना करें। जो मामला है वो कर्नाटक के 2024 लोकसभा चुनाव का है, जहां पे कांग्रेस ने हालांकि अपनी सीटें तो बढ़ाई, 1 से वो 9 सीट पर आ गई। कर्नाटक में 25 के ऊपर लोकसभा सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस की इंटरनल असेसमेंट कहती थी कि 15 के आसपास आपकी सीटें आ सकती हैं। तो जब ऐसे में ये झटका इनको लगा तो कांग्रेस, राहुल गांधी जी का कहना है कि कांग्रेस ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया और खासकर महाराष्ट्र के चुनाव के बाद शायद थोड़े से और स्केप्टिकल हो गए थे। और ये इन्वेस्टिगेशन पार्टी को क्यों करना पड़ा, ये अपने आप में ही एक सवाल है। ये कायदे से ये जो डाउट्स हैं, जो क्लैरिफिकेशन कुछ भी होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व है कि वो हमको सारी क्लैरिटी दे। बट खैर, इस पार्टी ने एक पूरा एक्सरसाइज किया। बैंगलोर सेंट्रल की कॉन्स्टिट्यूएंसी पकड़ी लोकसभा, जिसमें 8 सेगमेंट आते हैं। इसमें महादेवपुरा करके एक सेगमेंट है, वहां पे इन्होंने ये अपना पूरा स्टडी किया। अगर हम 2024 का आंकड़ा देखें, रिजल्ट देखें बैंगलोर सेंट्रल का संकेत, तो महादेवपुरा में बीजेपी के पीसी मोहन जीतते हैं कांग्रेस के मंसूर अली खान के सामने, और मार्जिन होता है महज 32,000 वोट। जहां बीजेपी को तकरीबन 6,58,000 वोट मिलते हैं, कांग्रेस को 6,26,000 वोट मिलते हैं, और पीसी मोहन चौथी बार सांसद बन जाते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब खेल जो समझा रहे हैं राहुल गांधी, जो वो कहते हैं कि खेल है, वो है एट द लेवल ऑफ विधानसभा। इस एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 8 विधानसभाएं हैं, और अगर हम उनका डेटा देखें 2024 का, तो सर्वगंगानगर में कांग्रेस लीड करती है 74,000 वोट, सीवी रमन नगर में बीजेपी लीड करती है 20,000 वोट से, शिवाजी नगर में कांग्रेस लीड करती है 27,000 वोट से, शांति नगर कांग्रेस लीड करती है 20,000 वोट, गांधीनगर बीजेपी लीड करती है 23,000 वोट, राजाजी नगर बीजेपी लीड करती है 39,000 वोट।
चामराजपेट कांग्रेस लीड करती है 42,000 और अब महादेवपुरा जहां बीजेपी 1,14,000 वोट से लीड करती है और कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत डिसाइसिव हो जाती है, क्योंकि इसके अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का हटा दें आंकड़ा तो जो गैप होता है वो कांग्रेस के फेवर में है 82,000। तो महादेवपुरा इसीलिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसने इस लोकसभा के रिजल्ट को डिसाइड करने में एक बड़ा रोल निभाया। अभी तक हम ये नहीं कह रहे हैं उसमें कुछ सही है या गलत है, दर्शकों को ये ध्यान में रखना चाहिए। अब हम ये बताएंगे कि राहुल गांधी की टीम और कांग्रेस की टीम जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने क्या पाया। उनके हिसाब से केवल इस विधानसभा में, याद रखिएगा कि बैंगलोर सेंट्रल में कुल वोट गिरे हैं तकरीबन 13 लाख के आसपास, और अगर हम इसको 8 सेगमेंट्स में बांट दें तो तकरीबन आप मानेंगे कि 1.5-2 लाख वोट हर सेगमेंट में होने चाहिए एवरेज। और ये जो हमारा महादेवपुरा है इसमें 3.5-3.5 लाख से ऊपर वोट पड़ा है। इसमें राहुल गांधी जी का कहना है कि जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो 1 लाख वोट इनको संदिग्ध लगा। एनालिसिस कैसे किया कि जो वोटर रोल ईसीआई देता है इलेक्शन कमीशन, उसको इन्होंने प्रोसेस किया और इनका ये कहना है कि जो वोटर रोल मिला वो बहुत ही अनफ्रेंडली फॉर्मेट में मिला कि उसको आप जल्दी से एनालाइज नहीं कर सकते, आपको पहले डिजिटाइज करना है, डिजिटाइज के बाद उसको रन थ्रू करना है। और इनफैक्ट राहुल गांधी जी के प्रेजेंटेशन में एक पोथा दिखाया गया कि शायद 7 फीट लंबी एक डॉक्यूमेंट्स की पूरी एक फाइल थी, 3 फीट नहीं 3 पोथे थे, एक उसमें से 7 फुट का था। करेक्ट। तो ये मुझे याद आता है कि ललित मोदी पर जब केस किया गया था आईपीएल में तो उन्होंने लॉयर्स को डुबाने में काम में डुबा रखने के लिए एक, मतलब जिसे कहते हैं बक्से के बक्से डॉक्यूमेंट भेजे थे। ये यूजुअली एक लीगल टेक्निक होती है टू ड्राउन द लॉयर्स इन सो मच पेपर वर्क कि ढूंढते रह जाओ एविडेंस का। तो ये कांग्रेस का कहना है कि देखिए वो डेटा ही इतना मुश्किल से एक्सेस है कि आप और मेरे जैसे लोग वो काम कर ही नहीं सकते। एक पार्टी जिसमें इतने लोग बैठे हैं, इतने रिसर्चर्स बैठे हैं, उनको 6 महीने लग गए ये करने में, ऐसा कांग्रेस का कहना है। ठीक, जब उन्होंने उसको एनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि इस महादेवपुरा सीट में 1 लाख तकरीबन संदिग्ध वोटर हैं। और संदिग्ध वोटर कैसे हैं कि 11,000 इनको डुप्लीकेट वोटर मिले इनके हिसाब से। ये सब राहुल गांधी जी के हिसाब से मैं बोल और कांग्रेस के हिसाब से। फेक और गलत पते पे लोग 40,000 मिले। एक एड्रेस पे बल्क वोटर 10,000 मिले, जो कि महाराष्ट्र में भी हमने सुना था। इनवैलिड फोटो वाले 4,000 वोट मिले। और मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, यानी कि जो नया वोटर बनता है वो फॉर्म 6 के अनुसार जो बनता है उसका मिसयूज इनको तकरीबन 34,000 वोट का मिला। अब कुछ चीजें इसमें काफी सिंपल है समझनी। डुप्लीकेट वोटर माने एक ही वोटर कई बार मिला, जैसे 11,000 केसेस। फेक इनवैलिड एड्रेस की एड्रेस गलत था, 40,000। बल्क वोटर एक ही एड्रेस पे कि एक ही एड्रेस लिखा है आपके वोटर आईडी पर, ऐसे 10,000। फोटो कई के साइज बहुत छोटे थे या फोटो था ही नहीं, ऐसे थे 4,000। और आखिरी फॉर्म 6 की बार बार एक वोटर अपने आप को नए तरीके से पंजीकृत कराकर अलग अलग जगह वोट कर। ये इनके एलिगेशंस हैं और मुझे लगता है कि कई लोग इसमें कुछ जस्टिफिकेशंस ढूंढ पा रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि जब रिलायंस के सिम बढ़ रहे थे एक समय पर, तो इतनी जल्दी थी एनरोलमेंट की कि कई लोग एड्रेस कुछ भी डाल रहे थे। ये जब जियो आया था, मुझे याद है, वो केवाईसी में कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं क्योंकि उनको अपने टारगेट्स पूरे करने। तो लोगों की जस्टिफिकेशन है कि देखिए कई लोगों का एड्रेस नहीं होता, तो जो इलेक्शन कमीशन के जो वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ एक एड्रेस डाल देते हैं और हो जाता है काम। ये जियो के टाइम पे फोन नंबर से हो रहा था कि रिकॉर्ड में फोन नंबर कौन सा है वो कोई भी 9999 डाल देते थे। ऐसा कोई भी जब रोल आउट होता है जब टारगेट में, तो ऐसे लोग करते हैं। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है, पर ये लोगों की तरफ से आ रही जो सोशल मीडिया पे इन तथ्यों से कन्विंस नहीं। दूसरी बात कि एक एड्रेस पे बहुत सारे वोटर, सेम एक्सप्लेनेशन कि उनके कोई स्थायी एड्रेस नहीं थे लेकिन वो वोटर थे, तो इसलिए ये एक्सप्लेनेशन मेरी नहीं है, ये उन लोगों की है जो कन्विंस नहीं है इस प्रोसेस। बाकी जो फॉर्म 6 का मिसयूज है, फोटो है, जो डुप्लीकेशन है, वहां मुझे लगता है कोई एक्सक्यूज भी नहीं। यहां पे अब
तथ्य खत्म होते हैं और अब हमारी इंटरप्रिटेशन शुरू होती है। बिल्कुल। इससे पहले कि आप इंटरप्रेट करें, मैं आपको बस ये बता दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का ये कहना है कि ये जितनी एनालिसिस है, जैसे कि अभी डॉक्टर बत्रा भी आपको बता रहे थे, ये सब इलेक्शन कमीशन द्वारा सप्लाई मुहैया किए गए दस्तावेज के आधार पर है। वो दस्तावेज, उनका ये कहना था कि एक बहुत ही अनफ्रेंडली तरीके से उनके पास आए, जिसमें इतनी बड़ी पार्टी को भी 6-7 महीने लग गए। 3 बड़े बड़े पोथे आए, जिसमें से एक पोथा 6 फुट का, एक पोथा 7 फुट का, एक और पोथा करीब 5.5-6 फुट का। तो इतने सारे दस्तावेज आए थे जिनको उन्होंने स्कैन किया, और ये सारी चीजें सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की थी, यानी कि डिजिटल फॉर्म में वो नहीं आया। अब इसके आधार पर राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए कि इसमें हमने ये पाया कि बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो एक एक ब्रुअरी, जहां पर आप ये समझिए कि आब बनता है मदिरा ना। बनती है। हाँ, मतलब मैं थोड़ा सा सकुचा रहा था, डॉक्टर बत्रा ने कह डाला। तो अब आप समझिए कि वहां उस एड्रेस पर वोटर हैं। इसके बाद एक कमरे पर 41 वोटर, एक कमरे में 10 बाय 10 के 40 वोटर। फिर वो वहां गए, उन्होंने पाया ये सब फर्जी है। एक घर में 60 से ज्यादा वोटर। इस सब तरीके के आरोप उन्होंने लगाए हैं अपनी इंडिपेंडेंट जांच करके, जब उन्होंने एड्रेस मैच किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बहुत जगह एड्रेस 0 लिखा हुआ है। तो 0 क्या एड्रेस होता है? कौन सा वोटर है जो एड्रेस 0 लिखेगा? फिर उन्होंने बताया कि डुप्लीकेट वोटर्स। अब मैं ये समझ सकता हूं कि कई बार हो सकता है ऐसा हो कि एक वोटर 2 बार अपनी अर्जी लगा दे, सिस्टम में फॉल्ट आ सकता है, लेकिन वो वोटर 2 बार जाकर के वोट दे आए, ये उनका आरोप है कि ये गंभीर है। इसमें तो आप मतलब दिमाग में कोई संशय रख ही नहीं सकते हैं कि एक ही वोटर 2 बार वोट कैसे दे आ रहा है। और इन्हीं सब चीजों को साबित करने के लिए अब उन्होंने कुछ मांग रखी है। उनका ये कहना है कि पिछले 10 से 12 साल का, 15 साल का दस्तावेज क्या दिया जा सकता है। अब इसको पॉलिटिकल डोमेन से निकाल करके कि जब आप जीतते हैं तो आपको एक्सेप्टेबल होता है, हारते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, इसके ऊपर उठ के उन्होंने कहा है कि आप एक डिजिटल फॉर्म में पिछले 15 साल के चुनाव का डेटा रिलीज कर दीजिए, ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें। सीसीटीवी फुटेज दीजिए। ये मत बोलिए कि हम इसको मिटा देंगे, क्योंकि बहुत भारी डेटा होता है। आज के इस युग में क्लाउड स्टोरेज में आप क्या क्या नहीं स्टोर कर सकते। डॉक्टर बत्रा, अब मैं आपकी चाहूंगा कि अगर आप कुछ एनालिसिस करें, इससे क्या सवाल हैं जो उठ करके सामने आते हैं? देखिए संकेत, मुझे लगता है ना हम राइट, ना हम लेफ्ट, ना हम सेंटर, पहले हम भारतीय हैं। भारत में एक इलेक्शन कमीशन है, वो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, उसका काम इलेक्शन करवाना है। ये उसका कर्तव्य है कि अगर ऐसे सवाल पूछे जाएं तो उनको जवाब देना चाहिए। हमें शायरी नहीं चाहिए, हमें फ्लिम्जी एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, हमें डिलेज नहीं चाहिए, हमें प्रोसीजरल एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। आप पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप करिए। अगर मिस्टेक है उसको मानिए, सही करिए, और अगर राहुल गांधी गलत हैं तो रिबट करिए, और उन पर अगर कोई एक्शन लेना होगा एज पर द कोर्ट ऑफ लॉ तो वो भी करिए, लेकिन जवाब दीजिए। आई थिंक वी आर ऑल एट अ प्लेस। राहुल गांधी ने एक बात बिल्कुल सही कही जिससे मैं अग्री करता हूं। गरीब व्यक्ति के पास आज कुछ हो ना हो, उसकी सड़क बनी ना बनी, उसके हेल्थ फैसिलिटी बने ना बने, स्कूल बने, उसका वोट है आज तक अपना, ये आप जो एक बुनियादी हमारा अधिकार अगर वो भी छीन लेंगे तो ये सही नहीं। और मुझे लगता है हम सब बहुत फेड अप हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन के रवैये से। अगर आपको लगता है कि गलत रोल की वजह से कांग्रेस भी जीती है तो उस सरकार पर भी एक्शन लिया जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। ये बात भाजपा और कांग्रेस की अब रही ही नहीं। ये बात अब हो जाती है कि हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटेग्रिटी पे सवाल उठाया जा रहा है, जो कहां होता था उन देशों में जो पॉलिटिकली अनस्टेबल माने जाते थे। आज रशिया में भी इलेक्शन होता है, लेकिन हम सबको पता है वो इलेक्शन कैसा होता है। तो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस। वो अगर उसमें हल्का सा भी डाउट है तो इलेक्शन कमीशन का काम ही यही है कि ये सॉल्व करें प्रॉब्लम, लोगों के डाउट्स को रिजॉल्व करें। और ऐसे में अगर वो
इधर उधर की बातें करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये एक्सेप्टेबल, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत कड़े शब्दों में मैं ये कह रहा हूं, किसी एक तरफ की साइड ना लेते हुए। अगर राहुल गांधी गलत हैं तो प्रूव करिए, और प्रूव करके उन पर एक्शन लिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो सही है तो गलती को समझा जाए, सुधारा जाए। बिल्कुल। डॉक्टर बत्रा, इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं मेरे पास जो मैं यहां पर लिखते जा रहा हूं, आप मुझे बताइए, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे पास जवाब नहीं, लेकिन सवाल चिन्हित करके उन सवाल को पूछने का हक जरूर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। कांग्रेस पार्टी, हाँ, कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष का बड़ा दल, वो इससे पहले शक कर रहा था कि कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा। आज राहुल गांधी का ये कहना है कि मेरे पास एक कॉन्फिडेंस है क्योंकि ये दस्तावेज मुझे इलेक्शन कमीशन से ही आए, तो ये ईसी के डेटा में इतना दोष निकला है, तो आगे आप सोचिए और कितने निकल रहे होंगे। इसी से जुड़े हुए मेरे 2-3 सवाल हैं, आप उसमें अगर सवाल जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज जोड़िएगा। मैं जरा आपके बेनिफिट के लिए और दर्शकों के बेनिफिट के लिए वो सवाल प्रस्तुत करना चाहता हूं। नंबर 1, जैसे कि आपने बोला, क्या चुनाव आयोग एक स्पष्टीकरण देगा? विल द इलेक्शन कमीशन एटलीस्ट अकॉर्ड अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन? मतलब अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या हुआ है, उन्होंने बोला है कि आप एक हलफनामा फाइल कीजिए, एक ओथ दीजिए हमको कि आप ये जो बोल रहे हैं ये सही है। ये अभी कर्नाटका सीईओ की तरफ से आया है, लेकिन क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निर्वाचन सदन से इसमें एक डिटेल्ड स्पष्टीकरण आएगा या नहीं आएगा? नंबर 1, जिसकी तरफ डॉक्टर बत्रा ने इशारा किया। नंबर 2, शुड द सुप्रीम कोर्ट नाउ इंटरवीन? क्या कोर्ट की दखल जरूरी होगी? क्योंकि अब आप स्केल इमेजिन कीजिए, ये एक विधानसभा का मामला है, तो क्या हम ये माने कि ये एक ही विधानसभा में हो रहा है, या फिर इसके तह तक पहुंचना जरूरी है, जिसकी वजह से अदालती कार्रवाई अगर होगी? आप जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड वाले केस में भी जब अदालती कार्रवाई हुई तो अदालत को भी अपने आदेश का पालन कराने के लिए कम से कम नहीं तो 4-4, 5-5, 6-6 बार सरकार को बोलना पड़ा कि अब ये उस केस में भी इस तरीके से दस्तावेज दिए गए थे कि उनका कोई सेंस नहीं बन रहा था, आप मैच नहीं कर पाते, तो फिर वो कोर्ट को बार बार आकर के बोलना पड़ा। और तीसरी बात, क्या ये इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है? पॉलिटिकल क्वेश्चंस पर मैं आ ही नहीं रहा हूं, मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा, यहां सिर्फ ईसी और एससी की बात हो रही है। डॉक्टर बत्रा। और एक सवाल, और एक मतलब आपके सारे सवालों से एकदम अग्री करते हो 100%, क्योंकि जवाब तो मेरे पास भी नहीं। एक बात जोड़ दूंगा, आज आपको बहुत ऐसे बाराती मिलेंगे जो ये कहेंगे कि राहुल गांधी जी ने आज SIR की जस्टिफिकेशन दे दी है बिहार में, कि यही तो कारण था कि हम SIR की मांग कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट तब तक सही होता अगर जो चोर, जिसको चोर बोला जा रहा है, वो कोतवाल ना होता। भाई जिसने SIR करना है उसी पर तो एलिगेशन लग रहा है ना। तो SIR जब इलेक्शन कमीशन ही करेगा और इलेक्शन कमीशन के अभी के रोल पर सवाल उठ रहे हैं, तो हम ये कैसे मानेंगे कि जो SIR होगा वो सही होगा? हम इलेक्शन कमीशन की नीयत को एक मिनट के लिए डाउट नहीं करते। मान लीजिए ये प्रोसीजरल गलतियां हैं, तो यही प्रोसीजरल गलतियां तो SIR में भी होंगी फिर। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली यही कारण है कि स्पष्टीकरण दे कि ये गलतियां क्यों हुई, और अगर गलती नहीं है तो भी स्पष्टीकरण दे, और फिर ये बताए कि आगे जो रिविजन होंगे जाके SIR, चाहे बिहार में, चाहे बंगाल में, चाहे तमिलनाडु में, उन SIR में हम इस पूरे एपिसोड से क्या सीख लेकर आगे जा रहे हैं, या क्या हमें भरोसा है कि हमारा करंट सिस्टम बेहतर है। पर इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है, अगर हमारा करंट सिस्टम बेहतर होता तो SIR की जरूरत ही नहीं पड़ती। SIR क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं एग्जिस्टिंग रोल खराब है। तो एग्जिस्टिंग रोल जो खराब है वो तो कर्नाटक के टाइम पे भी सेम सिस्टम से बना था। नहीं डॉक्टर बत्रा, देखिए यहां पर एक कहीं ना कहीं अपने डॉक्टर आप को बत्रा, ना अपने डॉक्टर हाथ। बत्रा, यहां पर एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है, कर्नाटक में जहां आरोप है ऑफ एडिशन, डाउटफुल एडिशंस कि नाम ऐड हो गए डाउटफुल तरीके से, वहीं पर उसी सेम चुनाव आयोग पर आरोप SIR के माध्यम से ये है डाउटफुल डिलीशंस, जो कि राहुल गांधी ने जिक्र
किया अंत में, उन्होंने कहा हाँ, कि press डिलीशन conference, 3 चीजें होती हैं, एडिशन, डिलीशन, सप्रेशन। हाँ। तो उन्होंने कहा आज हम सिर्फ एडिशन की बात कर रहे हैं, डिलीशन भी हो सकता है, सप्रेशन। यही तमिलनाडु में एक एलिमेंट चल रहा है कि जो लोग परमानेंटली माइग्रेट हो गए हैं वो वोटर लिस्ट में ऐड हो सकते हैं, तो वहां भी एडिशन की बात हो रही है। बिहार बंगाल में डिलीशन की बात होगी। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनको लेकर ईसीआई को, सारी पार्टियों को, पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेकर आगे बढ़ना होगा, वरना जैसा कि आपने कहा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। मैं ये मानना चाहूंगा कि ये प्रोसीजरल एरर्स हैं, लैप्सेस हैं, मैं ईसीआई की नियत पे बिल्कुल सवाल खड़े नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये एरर्स हैं तो स्पष्टीकरण दे। और बहुत बेस्ट केस सिनारियो है कि ये एरर भी नहीं है, हो सकता है कांग्रेस पार्टी ने कुछ गलत आगे रखा हो, तो ईसीआई वो भी आकर हमें साफ बताए, लेकिन क्लैरिटी दे और अपने प्रिविलेज्ड पोजीशन से निकले कि जहां पे आप कविताएं सुनाकर और प्रोसीजरल लैप्सेस देखकर साइड हो जाते हैं और सवालों के जवाब नहीं देते। इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है वो पिछले कुछ महीनों में, मुझे एक वर्ड में कहूं तो बहुत फ्यूडल और प्रिविलेज्ड लग रहा है, जिसमें दे डोंट थिंक दे आर आंसरेबल, तो वो बात घुमा देते हैं, सीधे जवाब ही नहीं देते। आज जो आपने कहा कि अभी इंस्टेड ऑफ क्लैरिफाइंग एक रिक्वेस्ट आ गई है स्टेट इलेक्शन कमीशन से कर्नाटक के कि राहुल गांधी एक हलफनामा दें और अगर उसमें कुछ गलत एविडेंस हो तो इन पे केस होगा। मतलब ये एकदम ऑपोजिट है इस बात की कि ईसीआई को आना चाहिए, बोलना चाहिए, बताइए क्या डाउट है आपके, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। अप्रोच ही एकदम अलग है। जिस ईसीआई को टैक्स पेयर फंड कर रहा है वो कह रहा है मेरा दरवाजा बंद है, अगर खुलवाना चाहते हो तो हलफनामा दो, और अगर हलफनामे में कुछ भी गलत हुआ तो मैं केस कर दूंगा। So this is a larger structural institutional problem. This is not about the BJP versus Congress anymore. The Congress has raised an institutional issue today, and the country actually wants to know Sanket. नहीं, अरे जाहिर सी बात है। मतलब देखिए, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप एक सेकंड के लिए इसमें मोटिव, कांग्रेस बीजेपी लड़ाई, तुम्हारे जमाने में, मेरे टाइम में, तुम्हारे टाइम पे भी बूथ कैप्चरिंग होता था, पहले गलत होता था तो क्या अभी भी होता रहे? आज की गलती और अगर हो रही, जिन्होंने गलत किया वो सजा काट रहे हैं, वो पॉलिटिकल बनवास में हैं। जो बताइए, जो पार्टियां बूथ कैप्चर करती थी बिहार में, वो कब सत्ता में आई है पिछली बार? हाँ, उसका मुख्यमंत्री कब बना? 20 साल तो हो गए नहीं बना। हाँ, नहीं वो बात सही है आपकी, लेकिन इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी भी आपको लगता है कि जो रिस्पांस है वो निराशाजनक है। क्योंकि अभी आप ये देखिए, मैं आपको सीईओ कर्नाटका का एक ट्वीट दिखा रहा हूं, लेटर टू श्री राहुल गांधी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक्सपेक्टिंग द साइंड डिक्लेरेशन एंड ओथ। और उसके बाद एक लंबी चौड़ी एक चिट्ठी लिख दी है, ये चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ कर्नाटक से आई है, जिसमें लिखा हुआ है कि आप डिक्लेयर कीजिए, आई राहुल गांधी डू हियर बाय solemnly affirm and state on oath that the statement I am about to make under Rule 30 of the registration of election rules 1960 concerning name of person, part number of electoral roll, serial number is true to the best of my knowledge and belief. I am aware that making a false declaration in connection with electoral roll is punishable under section 31 of the RP Act. I also understand that giving false evidence is punishable under 227 of the Bharatiya Nyaya Sanhita. I also declare, although I am not an elector of the said constituency, I have personal knowledge relevant to this case and I am making this statement voluntarily. ये वो ओथ चाहते हैं जिसके टेक्स्ट भी लिख करके दे दिया है कि ऐसे लिख करके दो, और आपको हर केस में, मतलब ये जितने वोटर वो 1 लाख क्लेम कर रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है उसमें नाम, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, यानी कि 1 लाख बार ये ओथ देनी पड़ेगी, जो मुझे समझ में आ रहा है। डॉक्टर बत्रा, आप मुझे बताइए कि अगर आपकी समझ सही है संकेत, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता मुझे लगता है। हालांकि मुझे जो लगा था कि हाँ, तो अगर ये सत्य है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका का, आप सेकंड पेज देखिए ना उसमें। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, यस, ऐसा लगता है, ये हमारी इंटरप्रिटेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि इसका एक इजी वर्क अराउंड हो कि एज अटैच्ड इन अ लिस्ट
ये भी हो सकता है हाँ। कि ओथ में आप लिख दें एज अटैच्ड इंडिया और फिर आप स्टेपल कर दें वो 1 लाख लोगों के लिए, ये भी पॉसिबल है। बट इधर वे संकेत, ये एक बहुत ही, इसे मैं क्या कहूंगा, बहुत ही एक एक्सक्लूजनरी जिसे कहते हैं मैसेज है कि बाय डिफॉल्ट हम नहीं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहते। अगर आप चाहते हैं अपने रिस्क पे इंफॉर्मेशन लेना हमसे, जवाब चाहते हैं, तो ये सब करके दीजिए। जबकि शुड बी दी अदर वे राउंड। ऐसे मैटर्स पर नॉलेज फ्रीली फ्लो होनी चाहिए विदाउट एनी बैरियर। ये बैरियर खड़ा करने वाली बात है कि हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कांग्रेस क्या करती है। बट मैं ये कह रहा हूं फिर से, इलेक्शन कमीशन का दायित्व ना कांग्रेस के प्रति है, ना बीजेपी की, ना समाजवादी पार्टी, ना डीएमके, ना तृणमूल कांग्रेस, ना देश के प्रति है, हमारे प्रति है, आपके मेरे व्यूअर्स के प्रति है, देश के प्रति। और यूजुअली आप देखते हैं मैं इतना पैशनेट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इशू इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, इट इज अबाउट द फैब्रिक ऑफ द कंट्री, और जो वोटर राइट्स हैं हमारे उसके बारे में है। मुझे लगता है इस बात पैशनेट होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने से पहले ये सोच लेना कि जब कोई सर्विस प्रोवाइडर आपसे पैसा लेकर काम नहीं करता तो कितने आप उनको अच्छे अच्छे शब्द लिखते हैं सोशल मीडिया पर और कमेंट्स में। तो इलेक्शन कमीशन इज आल्सो सर्विस प्रोवाइडर, और आपका टैक्स पेयर है उनका रेवेन्यू। तो ये याद रखना, वो सर्विस प्रोवाइडर ऐसे काम कर रहे हैं जिससे शायद देश का एक बहुत बड़ा तबका आज की डेट में खुश नहीं है। तो क्या वो एक्सप्लेनेशन नहीं ओ करते देश को? ये सोचिएगा, इसको बीजेपी कांग्रेस के टर्म मत सोचिए। डॉक्टर बत्रा, मेरा आखिरी सवाल, आपको लगता है कि ये जो आरोप लगे हैं ये तो एक विधानसभा विशेष के आरोप हैं, शुड अ प्रोब बी मोर वाइड स्प्रेड, कि ये एक विधानसभा ना करके एक स्पेशल इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन? संकेत, आई विश ऐसा हो पाता, बट उसके लिए ना क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए होती है पार्टीज के बीच में कोऑर्डिनेशन और एक सही इंटेंट की सही में हम ये करना चाहते हैं। इस समय अक्रॉस पार्टी लाइन रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ऐसा हो पाएगा। इसको चुनाव से ही जोड़ के देखा जाएगा, इलेक्शन ऐसे करते रहेंगे हम। और मुझे नहीं लगता, हालांकि दैट इज द राइट अप्रोच, कि पॉज कर दो सब कुछ, एक क्लीनिंग प्रोसेस हो, और उस क्लीनिंग प्रोसेस से पहले मापदंड तय कर दिए जाएं कि ऐसे ऐसे किया जाएगा, सभी पार्टियों की सहमति है, देश की सहमति है, और उसके बाद ये प्रोसेस अंडरटेक किया जाए। बट आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अनफॉर्चुनेटली। हाँ डॉक्टर बत्रा, देखिए इसमें एक और चीज है, और ये राहुल गांधी से तमाम बार सवाल पूछा गया कि आप बॉयकॉट करेंगे बिहार का चुनाव, जैसे कि तेजस्वी यादव ने इशारा भी किया। इस पर राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया, ये नहीं बोला कि हाँ सोचेंगे या करेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहां पर जो मेन इशू है उस पर फोकस करने वाली बात है कि हम बॉयकॉट करेंगे नहीं करेंगे, ये सब बैठ करके आगे चर्चा वाली बात है। अभी से आप ये चीज ना सोचते हुए पहले तो आप तथ्य पर बात करें। करेक्ट। उनका कहना यह है कि मेन तथ्य यह है कि ये एक विधानसभा में देखने को मिला है, फर्ज कीजिए और जगह कितना हो रहा होगा। ये तो बिल्कुल आपको सही लगता है कहा ये, आपने हाँ कि मतलब ये उस प्रोसेस को बहुत ज्यादा सैक्रोसैंक्ट और सेक्रेड रहने के लिए, ताकि वो चुनाव की प्रक्रिया पवित्र रहे, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि इस सब तरीके के सवाल पूछे जाए। इसको किसी भी इलेक्शन से डीलिंक करके देखना चाहिए आज की तारीख में। इसमें बिहार बंगाल से ज्यादा जरूरी है कि देश का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, अगर उसमें फ्लॉज आ गए हैं तो उसकी सफाई होनी चाहिए। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का बॉयकॉट एसआईआर वाला जो है, और ये आज की प्रेजेंटेशन, हालांकि सुनने में लगता है बहुत सिमिलर है, लेकिन उसको मैं एक इलेक्टोरल कमेंट बोलूंगा। लेकिन आज जो सवाल उठाया गया है दैट इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। कांग्रेस ने इसको जरूर पॉलिटिक्स और इलेक्शन सोचकर किया होगा, लेकिन जो मुद्दे हमारे सामने आए हैं एज इंडियंस, फिर बोलूंगा, अपने आप को पार्टियों से दूर हटकर पहले भारतीय होकर सोचिए। एज इंडियंस मुझे लगता है ये हमें एक बहुत बड़ा मुद्दा मिला है जिस पर हमें विमर्श करना चाहिए ठंडे दिमाग से, और एक साथ में आकर एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर बत्रा, हम कई कार्यक्रम लेकर के आएंगे, लेकिन क्योंकि ये एकदम से एक कार्यक्रम लेकर के आए, जानकारी सीमित थी, जो आरोप लगे हैं उनके आधार पर ये कार्यक्रम लेकर के आए हैं। अब इन आरोप पर जवाब क्या आएगा, जवाब
राजनीतिक होगा या जवाब तथ्यों के आधार पर होगा? क्या जवाब इस मंशा से होगा कि अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको दोष को सुधारा जाए, या फिर इसको ठंडे बस्ते में डालने या एक की मानसिकता से जवाब? कॉन्फ्रेंटेशन बना ली जाएगी इसकी। हाँ, कि ये तो है ही ऐसे। अगर आप उस एटीट्यूड से करेंगे तब तो हम वी आर रीचिंग नोवेयर। जो बाय द वे संकेत कुछ हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स ऑलरेडी करना शुरू हो गए हैं बाय द मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वो ऐसे ही ये सब करते रहे डॉक्टर बत्रा, तो लोग और आप में और मुझ में रुचि दिखाएंगे। तो मैं उनका दिल की गहराइयों से आभारी हूं। मैं चाहता हूं कि सारे मनी स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम तो हम लोग हैं, मनी स्ट्रीम मीडिया जो कर रहा है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके और दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग। आपके वजह से हम लोग एक स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट बन पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर बत्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये शुरुआती कार्यक्रम है, और भी कार्यक्रम आएंगे, आप तक लेकर के आएंगे विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी। देखते रहिएगा द रेड माइक। नमस्कार।